सर आपका माइक म्यूट है। थैंक यू। ये हम लोगों मेरी बात शायद लोग अभी सुन नहीं पाए हैं। कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा? यस सर, आई वुड लाइक टू से। बोलिए। यस प्रियांशु। प्रणाम सर। जी सर एक्चुअली फायदा तो इससे बहुत हुआ हम लोगों को, कहीं ना कहीं हम लोग को अपने व्यूज को रिफाइन करने में बहुत ही हेल्प मिला। मतलब जब पहला सेशन मैंने किया तो मेरे अंदर भी थोड़ी नर्वसनेस थी। बाद में मैंने स्कूल में काफी डिबेट डिस्कशन में पार्ट लिया था तो उतना नर्वस नहीं था, लेकिन फिर भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना एक खुद में एक बड़ी बात होती है कि आप जो सोच रहे हो उस चीज को 4 लोगों के बीच में रख पाओ। फिर सर अभी ये सब होने के बाद भी जो हम लोग का डिबेट एंड डिस्कशन है सर, ये सर कहीं ना कहीं एक स्पीच मॉड्यूल में रह जाता है। हम लोग सिर्फ अपनी बात को रख देते हैं, जो पढ़े या कुछ भी पढ़ के आर्टिकल उसको रख देते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, अब जैसे सर उस दिन वो ये सर तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है निगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, पॉजिटिव कम बोलते हो। तो सर एक तो हम लोग जैसे क्या है कि अगर पॉइंट्स में कमी है, निगेटिव बोल रहा है ज्यादा, कुछ क्वेश्चन अगर रेज किया जा सकता है तो उसको रेज करके सर एक क्वेश्चन आंसर थोड़ा उस टाइप का डिबेट है, तो सर कोई भी टॉपिक का जो ना वो क्लैरिटी ज्यादा आएगा सर। ओके ओके, थैंक यू प्रियांशु। और कोई पार्टिसिपेंट्स अपना फीडबैक देना चाहेगा कि अभी तक हम लोगों ने किया उसको क्या बेनिफिट हमें मिला है और हम उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? और कोई पार्टिसिपेंट अपना भी पॉइंट देना चाहेगा? सर एम आई ऑडिबल? यस यस। क्या बात है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है? अंजलि? यस यस जी बोलिए। आप ये बहुत अच्छा डिबेट आप करा रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पहले पहले हम लोग उतना अच्छे से नहीं बोल पाते थे, अब थोड़ा अच्छे से बोल लेते हैं और इससे हम अपने बोलने का तरीका और अपने वर्ड्स किस तरीके से हम बोलते हैं वो सब हम जान पाते हैं और उसको धीरे धीरे करके सुधार सकते हैं। सर इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो है हर एक इंडिविजुअल लोगों के लिए जैसे वो जो बोल रहा है कैसा बोल रहा है अगर बताएं तो उसके बारे में उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के बारे में आप बताएं तो थोड़ा थोड़ा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैसा बोला है, सबसे अच्छा किसने बोला ये भी बताएं ताकि सर धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू। खुशी, आप कुछ भी पॉइंट देना चाहेंगी? खुशी वर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद सुन नहीं पा रही हैं। और कोई सर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। यस यस ये सनामिका प्लीज। सर ये जैसे अंजलि दी ने कहा कि आप मीन्स सबको अपना इंडिविजुअल सबको बताएं कि क्या उसकी वीकनेस है क्या स्ट्रांगनेस है और किसने सबसे अच्छा बोला ये भी आप बताएं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और जो जैसा कि प्रियांशु ने कहा कि ये जो हमारी डिबेट है एक स्पीच बन के ही रह जाती है, एक डिबेट नहीं बन पाती। हालांकि आपके द्वारा किया गया कार्य बहुत अच्छा है, हम सभी लोगों की इसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। जैसा हम लोग फर्स्ट सेशन में थे, शायद आज फोर्थ सेशन चल रहा है और हम लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, इस बात से सभी लोग एग्री कर रहे हैं। थैंक यू अनामिका, थैंक यू। तो हम लोग इस बार का डिबेट शुरू करें। टॉपिक तो सबको पता ही है। सबसे पहले कौन अपना व्यू पॉइंट रखना चाहेगा?
यस, कौन बोलना चाहेगा इस टॉपिक पे सबसे पहले? क्या बात है, सब लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड यस, आफ्टरनून। मैं बोल देता हूँ सर। यस रुद्रांश, गुड। सर सर आज का टॉपिक है सेल्फ रिलायंट इंडिया, यस, जो कि मोदी जी ने बिल को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने एक आर्थिक पैकेज लॉन्च किया था, जिसके तहत हमको अपने इंडिया को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। और सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है, थोड़ा क्रैक कर रही है लेकिन आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सर इसका ये था कि कोविड-19 की जो एपिडेमिक है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके इसका फायदा उठाना है किसी तरह। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की योजना करी थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि फाउंडेशंस फॉर रेजिंग और पर कैपिटल जीडीपी, जिसमें हमारी जीडीपी को लेकर के बढ़ाने के लिए कैसे मतलब इकोनॉमी रेज की जा सकती है, कैसे इंडिया की जो नेसेसिटी है वो इंडिया के ही लोग लोकली प्रोवाइड करें, ताकि जो भी मतलब जो भी इंक्रीज होगा इकोनॉमी में वो इंडिया के लोगों को ही होगा, और जो फायदा होगा वो भी इंडिया के लोगों को होगा। तो इंडिया एक आत्मनिर्भर देश की तरफ बढ़ सकता है, जिसमें सर 20,97,053 रुपए का एक वो सैंक्शन किया था इनने, मोदी जी ने क्या कहते हैं आर्थिक पैकेज सैंक्शन किया था। तो ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत की घोषणा करी थी और वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया था, जिसके तहत लोगों को मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा था ताकि वो अपने ही मतलब इंडिया से ही सामान खरीदें, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल कम करें और इंडिया के लोगों की हेल्प हो, ताकि सब लोगों का एक साथ विकास हो। अब सबका विकास होगा तो टोटल में इंडिया का विकास होगा। आत्मनिर्भर हाँ भारत आर्थिक पैकेज निकाला गया था। ये आर्थिक पैकेज सर 4L पे मेनली फोकस करता है, जो कि है लैंड, लिक्विडिटी और लॉज, जिसमें हमें लैंड रिफॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। मतलब सर जो अब जैसे आर्थिक पैकेज बढ़ाने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, कंपनीज आएंगी जो भी, उनके लिए लैंड चाहिए होगा, और काम करवाने की लिक्विडिटी आएगी, पैसा लगेगा, टैक्स लगेंगे, लॉ को थोड़ा मेंड कर आत्मनिर्भर भारत को मतलब डिटेल है जिनको मतलब हमको चेंज करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा हमारा मतलब जो रास्ता है, वो पाथ है जो आत्मनिर्भर भारत को मतलब करने का, वो थोड़ा इजी हो जाए। आत्मनिर्भर भारत के क्या मायने क्या है कि सेल्फ और एक दूसरे की रहेंगे कि हाँ कि खुद के प्रोग्रेस से हट करके हमको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मतलब कि सबके विकास। अभी मंडी को स्थगित कर दिया गया सर। अब कोई भी मतलब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं या मतलब एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, वो कहीं भी अपनी मतलब सब्जी को बेच खरीद सकते हैं। ये भी एक उसके अंदर में आ सकता है सर कि नहीं आ सकता है? सर आप हाँ या ना कहेंगे तो थोड़ा। नहीं, अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो सर आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत मतलब दुनिया, हाँ आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से ज्यादा रहते हुए आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है। आप पढ़ रहे हैं लगता है शायद कहीं से। सर ये मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं सर। जी ये जी, देखिए सर। नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए, आराम से बोलिए, अपना जो भी बोल सकते हैं। नहीं सर, मतलब मैं पॉइंट्स लिख रखे हैं ना सर। इसका उद्देश्य क्या था सर? अब जैसे इसका उद्देश्य था ताकि कोविड-19 में जो हम लोगों को इकोनॉमी में लॉस हुआ है वो इंडिया कैसे कवर करेगा। तो जो इंडियन नेसेसिटीज जो मतलब जो अभी के टाइम पे जो लोगों को मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको जैसे भी कमाना है, मतलब उसके लिए एक प्रॉपर मतलब एक प्लान पूरा करके निकलना पड़ेगा कि हाँ हमें अब बाहर के देशों से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने ही लोगों को मतलब प्रोग्रेस करते हुए देख सकें। सो दैट इफ सर मैं पढ़ दूं क्या सर एक बार पूरा ये? नहीं पढ़िए, नहीं आप बोलिए, जो आपको याद आ रहा है बोलिए। नॉट ओनली अच्छा उद्देश्य सर इसका एम है नॉट ओनली जस्ट टू फाइट द वायरस ऑफ कोविड-19 बट आल्सो टू रिक्रिएट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया सो दैट इंडिया कैन कंप्लीट एंड प्रोवाइड नेसेसिटीज रिक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया
so that it can complete the needs of people, creating an independent economy. मतलब कि जिसे हमने सब अब आपस में काम करेंगे सर, इसको मैं कैसे एलैबोरेट करूं सर, वही बात हो जाती है बार बार, मैं एक ही बात कहूंगा इसमें कि कोई मतलब बात नहीं, हम आपके बाद सेकंड राउंड में आपके पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, जो बाकी पॉइंट्स रह गए हैं तब सर तक फिर आप। गांधी जी के भी सिमिलर थॉट्स से ग्राम स्वराज योजना को लेकर के हुए, जिनमें उन्होंने सोचा था कि हर विलेज इंडिपेंडेंट हो जाएगा ताकि किसी विलेज को किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वैसा ही प्रोसेस सर ये भी है कि मतलब अब हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए बाकी कंट्रीज से जो मतलब जो बाकी कंट्रीज कर सकती हैं वो हम इंडिया में भी कर सकते हैं। सर हम विटामिन सी की एक मेडिसिन आती है, वो स्क्रैप से बनती है, वो हम इंडिया में नहीं बनाते हैं आज तक। ऐसा क्यों है? मतलब हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम छोटे छोटे माइनर स्टेप्स लेते रहेंगे इसके तरफ तो वो ज्यादा सही रहेगा, ना कि एकदम से बड़े जंप की मतलब क्वांटम लीप के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों को धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन अब जो मोदी जी की स्ट्रैटेजी है उसमें वो एकदम से लॉन्ग जंप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उनकी रणनीति है कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ को मतलब फोकस किया है। 4 एल हैं इनमें, जिसमें लैंड इश्यूज जो हैं उनको क्लियर करा जाएगा, लेबर वेलफेयर लॉज आएंगे, जो कि मतलब जो हमारे काम कर्मचारी रहेंगे उनके वेलफेयर में काफी मतलब अभी हम लोग बहुत रिलेंटलेस रहते हैं सर। मतलब बाहर के अगर कर्मचारियों का लॉ देखा जाए, इंडियन लेबर जो लॉ है, लेबर लॉ जो है हमारा इंडिया का, उसको फॉलो नहीं किया जाता है सर पूरी तरीके से इंडिया में। मतलब काफी आप ठेकेदारों से आप किसी से मिलेंगे तो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है कभी किसी भी उसकी लेबर की, तो उन सब के रिफॉर्म्स को चेंज किया जाएगा। लिक्विडिटी जो होगी वो पैसा इंटेक कहीं से इंटेक रहेगा। लॉ, कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमारे विकास को रोकते हैं, हमें उन लॉज को चेंज करना पड़ेगा। इसके सर 5 पिलर्स हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और वाइब्रेंट एंड डिमांड, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। मतलब इकोनॉमी है कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था है इंस्टेड ऑफ मतलब जिसमें इंक्रीमेंटल छोटे छोटे चेंजेस को हटा करके हम एक बड़ा क्वांटम लीप लें। जाकि जैसे कोई कंपनी बाहर से, जैसे अभी चाइना का हो रहा था कि कुछ मतलब सब लोग कह रहे थे कि कुछ कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंडिया में आएंगी, तो सर वो सब मतलब ये क्वांटम लीप में आ जाता है। छोटे छोटे चेंजेस नहीं है। अगर कोई इंडिया में कंपनी आती है तो वो बहुत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, पैसे देगी, रोजगार देगी, लेबर बढ़ेगा, तो सर वो हर तरफ से मदद करती है। अब वही चीज हमको इंडिया में रहते हुए इंडिया के लोगों को करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा सर, ताकि एडवांस लोग हों। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो काम करने की जगह बढ़ेगी लोगों के लिए। टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी होगी, यानी कि गतिशील, ये तो छोड़ ही दीजिए सर। डिमांड होगा सर, कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई प्रो लोकल। मतलब कि डिमांड जो होगा सर, हमको डिमांड और सप्लाई जो लोकल लोग हैं उनसे हमें बराबर रखना पड़ेगा कि मतलब डिमांड और सप्लाई का चेन बना रहे। ये ना हो कि कहीं से वो टूट जाए या खराब हो जाए। ये आर्थिक पैकेज मेनली फोकस। हाँ, और सर इसके बाद इम्पोर्टेंट बात नहीं, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रुद्रांश, थोड़ा अच्छा आपने बोला। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स, और कोई बोलना थोड़ा चाहेगा? सा और था, नेक्स्ट टाइम सेकंड राउंड में आपके बोलेंगे। यस जी सर, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई को किया था। अपने भाषण में इसकी बात रखी थी, आत्मनिर्भर भारत। यह अवधारणा थोड़ा थोड़ा सर महात्मा गांधी जी के द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति, जो कि नई तालीम, उसमें स्किल डेवलपमेंट पर बात की गई थी, तो उससे थोड़ा प्रभावित है। और इसमें सर आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्म केंद्रित भारत होना नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम के अवधारणा पर है। इसका मतलब है कि अपने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भारत देश की भागीदारी को मजबूत करना है। इसमें सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 पिलर्स की घोषणा की थी, जिसमें पहला है इकोनॉमी। तो सर इकोनॉमी, जैसे कि हम बताएं कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो $20 ट्रिलियन है, जबकि जो भारत की है वो केवल $2.8 ट्रिलियन है। तो हमें इकोनॉमी बढ़ाने पे बहुत ही फोकस करना होगा अगर हमको आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करना है। दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन चाहते हैं तो इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए। फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो बिजली की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, यातायात के लिए सड़क की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक इसमें हमको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। फिर तीसरी पिलर है हमारा सिस्टम। सिस्टम, मोदी जी ने कहा था कि सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्राइवर होने चाहिए। मतलब जैसे कि अभी आप किसी सामान को, जो किसान होता है वो सामान को बेचने के लिए उसमें बहुत सारे बिचौलिए होते हैं बीच में, तो उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। अब अगर टेक्नोलॉजी बेस होगा तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली जो है खरीदने वाले से संपर्क करके और अच्छे से अच्छे दाम पर वो बेच सकेगा। तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम होना बहुत ही आवश्यक है। चौथा पिलर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब है कि जैसे कि आपके देश का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चरित्र है वो डिफाइन करता है। हमारे देश में युवा ज़्यादा हैं कि बुजुर्ग ज़्यादा हैं, तो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर युवा बहुत ही ज़्यादा हैं। युवा के केस में युवा एक तो बहुत ही सस्ता श्रम उपलब्ध कराता है, दूसरा ये डिमांड को भी बढ़ाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा युवा लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, सारी चीज़ें ज़्यादातर डिमांड मार्केट में यही बढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और डिमांड, पांचवा पिलर है हमारा डिमांड। डिमांड में मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, मीन्स अपनी चीज़ों को अपनाओ। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी अभियान चलाया था खादी का कपड़ा पहनने के लिए। तो उन्होंने ये बहुत पहले ही महात्मा गांधी जी ने ये सब जान लिया था कि हमारा जो देश है उसमें बहुत ही ज़्यादा आबादी है। तो इतनी बड़ी आबादी को अगर आप सरकारी नौकरी के लिए देंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो अगर हर एक इंसान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ही तरह तरह के पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, बहुत तरह के उद्योग बनाए जाते हैं। तो अगर हम अपने देश को उस रास्ते पर लेके जाएं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने चरखा, जो कि हर एक गांव में पहुंच गया था, सारे लोग काम करते थे। तो इसी तरीके से डिमांड, वोकल फॉर लोकल की जो बात की गई है, तो उसमें अपने देश की स्वदेशी सामान को हम लोग बढ़ावा देंगे, उसी को खरीदेंगे। तो अभी हो सकता है कि वो अच्छे ना हो और चाइना की तुलना में उतने अच्छे ना हो, यूएस की तुलना में उतने अच्छे ना हो, लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे अपने ही चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे तो धीरे धीरे जब इकोनॉमी बढ़ेगी और पैसा आएगा तो चीज़ें डेवलप होंगी और अच्छी चीज़ें फिर मार्केट में आएंगी। फिर हमारी भी जो सारे सामान है वो अच्छे क्वालिटीज़ के, अच्छे ब्रांड के बिकने लगेंगे। इसमें इन सारी चीज़ों के लिए जो है मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो कि हमारी जीडीपी का लगभग 10% है। तो एक बहुत बड़ी बात है, 10% एक हम जैसे विकसित देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इस पे 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर। जैसे कि लैंड है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेबर है तो लेबर ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को बढ़ाने में, युवा है हमारे सारे, तो काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, तो उसके लिए भी उन्होंने फोकस किया है। लिक्विडिटी यानी इकोनॉमी, थोड़ा तरलता जो है, इकोनॉमी भी हमें डेवलप करनी है। लॉ में मीन्स थोड़ा सा जैसे कि कंपनी लगानी है तो कंपनी में कई सारे, इंडिया में ऐसे देखा गया है कि कई 6 महीने तक आपको लगभग सारे फॉर्मेलिटीज करने होते हैं, और चाइना में 1 दिन में ही आपको फैक्ट्री लगाना है तो आपको अलाउ हो जाता है। तो लॉ में थोड़ा ढील की गई है, जिससे कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर सके, प्राइवेट हो सके, हर चीज़ें सरकारी पे नहीं की गई है। ये सारे जो 4 फोकस किए गए हैं वो ये 5 पिलर्स को मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं। सब पे जो है इक्वल उन्होंने कहा है कि जो है लगभग इक्वल पैकेज जो है सारी चीज़ों पर दिया गया है।
बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आत्मनिर्भर भारत बहुत ही अच्छा अभियान है। अगर अच्छे तरीके से लागू हो जाए, इसके पहले भी नेगेटिव पॉइंट्स यही हैं कि बहुत सारे अभियान चलाए गए थे, मेक इन इंडिया चलाया गया था, डिजिटल इंडिया चलाया गया था, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया। तो आत्मनिर्भर भारत भी अगर अच्छे से लागू हो जाता है, सारे जितने भी बजट की घोषणा उन्होंने की है, अगर उतना वो एक्चुअली में दे देते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली मैनेज हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा है और हमारे देश के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। बस, थैंक यू। थैंक यू अंजलि, बहुत अच्छी तरीके से आपने सब्जेक्ट पे बोला। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। यस सर। सर मैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में पहले थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, कि हमारा देश किसी अन्य देशों पर डिपेंड ना हो, या फिर उसे कोई भी जरूरत या किसी प्रकार की सुविधा बाहरी देशों से ना लेनी पड़े, वो खुद में इतना सफल हो, इतनी तकनीक हासिल कर ले कि हमें दूसरे देशों की कोई जरूरत ना पड़े। पर ये कैसे संभव है? हमारे देश में 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, उनका मुख्य आधार कृषि है, शिक्षित हैं, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और कृषि में एजुकेशन का होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कृषि करने वाला व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपनी कृषि में भी अच्छी अच्छी तकनीकों का उपयोग करेगा और उससे उसे और प्रॉफिट कमाएगा। तो शिक्षा के अभाव में कृषि शायद इससे वंचित रह जाता है। और एक तरफ भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ निजीकरण किया जा रहा है, तो इससे तो गरीबों का हक छीना जा रहा है ना। सब कुछ निजी किया जा रहा है। एक तो कोई भी परिवहन संचार हो या फिर यहाँ रेलवे वगैरह सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है। गरीब इंसान कहाँ से जाए तो अपना ये इतना करेगा, जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। ये तो सही बात है कि जब वो निजीकरण हो जाएगा तो जो चीज थोड़ी दूर के लिए ट्रेवल करने के लिए जो हमें यहाँ से फैजाबाद जाने के लिए अगर 30 रुपए देना पड़ता है, तो जरूरी है कि 100-150 तो कम से कम मुझे लगता है देना पड़ेगा। मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी महंगा तो होगा ही। तो वो गरीब इंसान कहाँ से भरेगा? उसके लिए तो ये एक तरह से आत्मनिर्भर निजीकरण बहुत ही गलत है। तो इससे आत्मनिर्भर भारत मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सही हो पाएगा। और आत्मनिर्भर भारत पूर्ण रूप से सार्थक होगा जब भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो और अशिक्षा का कहीं कोई अंधकार ही ना हो। जो नेटवर्किंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, उनकी तरफ उन्मुख किया जाए। जहाँ हमारी अशिक्षित और बड़ी तादाद में जनसंख्या रहती है, हमारी भारत सरकार जो है वो अपनी जीडीपी का बहुत कम हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है। अन्य सरकार हैं जैसे चाहे वो अमेरिका की हो या बांग्लादेश की, वो अपने देश में जीडीपी का बहुत अधिक से अधिक हिस्सा खर्च करते हैं। अगर हम ये माने कि भारत में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना चल रही है और ये माने कि बांग्लादेश में इसकी परिकल्पना चल रही है, तो फिर मेरा मानना है कि गुणात्मक रूप से बांग्लादेश की कंडीशन हमारे यहाँ से ज्यादा बेहतर होगी। वहाँ की एजुकेशन को देख करके, वहाँ की इकोनॉमी को देख करके मुझे लगता है कि वहाँ बांग्लादेश की स्थिति हमसे ज्यादा बेहतर होगी। और ये भारत सरकार इस कोरोना पीरियड में जो राहत पैकेज दे रही थी, फर्स्ट राहत पैकेज दिया है उन्होंने और सेकंड राहत पैकेज की तैयारी कर रही है, वो बड़े और जो मिडिल लेयर के मीडियम के हैं वर्ग के, जो कुटीर उद्योगों को मूलतः गांव से शुरू होती है, अगर जिन उद्योगों की शुरुआत गांव से शुरू होती है उन लोगों पर ज्यादा फोकस किया जाए। जैसे कुटीर उद्योग में सॉरी सर सही से याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, बोलिए जी। अच्छा बोल रही, बोलिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कोई अशिक्षित ना हो, उसे कम से कम सब्सिडी ना हो,
है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। तो ये इसमें व्यक्ति कुछ नया सोच सके, कुछ कृषि में हो, उद्योग में हो, मशीनरी में हो, जिससे हाँ वो नया कुछ सोच सके और हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में काफी बिना गरीबी को हटाए। और ये जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है आत्मनिर्भर भारत, ये पूर्ण रूप से तब सफल होगी जब खास तौर पर हमारे भारत में आर्थिक विषमताएं बहुत हैं। जैसे कि भारत के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा विकसित हो गए, कुछ अभी अविकसित हैं और कुछ बहुत निचले पायदान पर हैं। तो जहाँ आर्थिक संसाधनों की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, और दूसरी समस्या वहाँ के लोग कहीं ना कहीं कुछ विषयों पर वादग्रसित हैं, चाहे वो क्षेत्रीयवाद हो, धार्मिकवाद हो, जातीयवाद हो। तो इस मुद्दों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि अभी जैसे कि इधर गांव साइड में हमारे अभी एक दो साल पहले कुछ सफाई करने के लिए कूची वगैरह आती थी, तो जो मूलतः खजूर के पत्तों से बनाई जाती है, और वह कूची निचले पायदान के लोगों द्वारा बनाई जाती है। जो वहाँ निचले पायदान के लोग हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर की स्थिति ना होने की वजह से उसमें उन्हें शैक्षिक जागरूकता ना होने की वजह से उनका शोषण किया जाता है। और शोषण इस स्तर पर होता है कि जो ग्रामीण इलाके में बनाकर प्रति कूची 15 रुपए प्रति देते हैं जो बेच रहे हैं, वही बड़े शहरों में 50 से 60 रुपए तक की बिकती है। अगर यह सुविधा उसे उपलब्ध कराई जाए जो निचले पायदान के लोग हैं, उन्हें उपलब्ध कराई जाए, या तो कम से कम उसे निचले पायदान में ऐड किया जाना चाहिए। और ऐड पंचायतों के माध्यम से होनी चाहिए कि उसके खाते में, जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, मध्यम वर्गीय के उद्योगपतियों को भारत सरकार रकम दे रही है, उसी रेशियो में अगर ग्रामीण इलाके के निचले पायदान के उद्योग करने वालों को दे तो ज्यादा बेहतर होगा, जिससे वो अपना प्रोडक्ट हाई मार्केट में या मीडियम क्लास के मार्केट तक ले जा सकें और उसका लाभांश प्राप्त कर सकें, और नई तकनीक की तरफ उनका विचार उन्मुख हो, कुछ नया करने की सोचें। तब कहीं जाकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना सिद्ध होगी। और कार्ल मार्क्स ने भी दास कैपिटल में लिखा था कि यदि कोई कंपनी बनती है तो उसके लिए पूंजी और श्रम की वो मुख्य जरूरत उसकी पूंजी और श्रम की होती है, लेकिन जब एक वर्ष बाद कंपनी का लाभांश आता है तो उसमें असमानता होती है जो आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ है। इस तौर पर हम कह सकते हैं कि गरीबी, अशिक्षा और जो अर्थ है उसका समान वितरण ना होने की वजह से आत्मनिर्भर भारत कुछ केवल पूंजीपतियों तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि भारत की 70% आबादी गांव में निवास करती है। और ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर भारत शब्द केवल 70% लोगों के लिए केवल स्लोगन बनकर रह जाएगा। उदाहरण स्वरूप जो स्थिति आज बेरोजगारों की है। यस यस बोलिए। यस खुशी बोलिए। सॉरी सर, तो थोड़ा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है जी मैं इतने पर ही खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सर। ओके थैंक यू खुशी। नेक्स्ट सर पार्ट। सॉरी सर, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ नेट बैटरी सर हम गायब हो गए थे। कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। Sir, हाँ और यस yes, sir. I want to say something. यस So the word self-reliant India, like it has been said by our Honorable Prime Minister Narendra Modi to make India self-reliant. And ये pandemic के time पे जब बनाया गया था self-reliant India, it was announced जब हमारे 20 लाख करोड़ का पैकेज निकला था COVID-19 की। तो ये जो COVID-19 की क्राइसिस थी, इसको इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी टाइप में देखा गया सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। जैसे कि पहले हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजन और फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट रहते थे, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेंडेमिक हमने जो लोकल शॉपकीपर थे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल गुड्स है, उनको प्रमोट किया, उनकी वैल्यू जानी है, लाइक शॉप से हमने सामान लिया है, उनको समझा है, और इसी तरीके से सर
सर कैन आई ऑफ माय वीडियो? नहीं, वीडियो आपका नहीं आ रहा है, वॉइस आ रही है, बोलिए। सर आई एम पुटिंग ऑन ऑफ द वीडियो। देखिए, तो जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो पहले कितना ज्यादा बड़ा था, बट जैसे जैसे मॉडर्न बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती गई तो छोटी छोटी जो लाइट इंडस्ट्रीज है उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिली है, उनकी क्वालिटी पुअर हो गई, उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो गई। तो सेल्फ रिलायंस इंडिया में हम लोगों को इन सबको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि इंडिया की इतनी पुरानी, कानपुर की इतनी पुरानी मिल थी लाल इमली, उसको बंद कर दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह है, इनकी ग्रोथ धीमे धीमे कम होगी, हमें इन्हें बढ़ाना चाहिए। इनकी टेक्नोलॉजीज हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, अच्छे से मिले। इंडिया जैसे वर्ल्ड में बोला जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन का जो मार्केट है, बट यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद इंडिया नहीं कर रहा है। सैमसंग या मोटरोला है, एक दो मोबाइल को छोड़ के एमआई, रेडमी, रियलमी, चाइना, सब चाइना से आ रही है। तो इंडिया को अपने खुद के मोबाइल फोन बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो धीमे धीमे इकोनॉमी बढ़ाए। और सेल्फ रिलायंट इंडिया का ये मतलब नहीं है कि हम पूरे दुनिया से अलग हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं रखते। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमें अभी भी प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी हमें उन लोगों से सीखनी है, लेनी है, बट अपने तरीके से उसको यूज करना है, अपने यहाँ हम लोग को उसको बढ़ाना है। और जैसे कि कोविड क्राइसिस में हम लोगों ने देखा कि हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया के बहुत सारे एग्जांपल्स मिले, लाइक पीपीई किट की जो ग्रोथ है, जैसे वो फ्रॉम जीरो टू बिगिन हुई है इंडिया में, और वो 1,50,000 पर डे पीपीई किट बनाए हैं इंडिया ने, विच इज लाइक सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। हम लोगों ने इतनी ग्रोथ करी। इंडिया का फर्स्ट 5G नेटवर्क ब्रांड आया है, खुद रिलायंस जियो ने निकाला है, हमने किसी बाहर की टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं ली है। तो ये भी एक सेल्फ रिलायंस इंडिया का एग्जाम्पल है। लेकिन हमें जो है मेन एम्फेसिस जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया का, वो ये है कि हमें इंडिया की प्रोडक्टिविटी, इंडियन प्रोडक्ट की बढ़ानी पड़ेगी इतनी लार्ज कि कम से कम जो हमारे ब्रांड्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। जैसे कि चाइना के जो ब्रांड्स हैं उनको इंडिया में कितना लोग मतलब प्रमोट कर रहे हैं, या बांग्लादेश है, मतलब लोग प्रमोट कर रहे हैं। रियलमी, एमआई, चाइना के मोबाइल्स कितने फेमस हो रहे हैं। तो हमें इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया में कि इंडिया के जो ब्रांड्स है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। और जो ये हमारा जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, इसका मेन मोटिव यही है कि जो कोविड की क्राइसिस आई है इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हम अपने आप जो है जो कोशिश कर सकते हैं, लाइक स्टार्टअप्स बनाने की, अपने सैनिटाइजर्स फैक्ट्री, पीपीई मास्क, उसको हम प्रमोट करें। मेन जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है वो अपने 5 पिलर्स पे खड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी पे। उससे लेकिन जंप क्वांटम जंप है, बट कोई इंक्रीमेंटल चेंज नहीं मिलेगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहिए जो कि इंडिया की बिल्कुल आइडेंटिटी है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाई गई है इतनी अच्छी से, और अब ये जो राम टेम्पल बन रहा है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहिए। इंडिया की डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से उनके पास मीजल्स नहीं है। तो हमें डेमोग्राफी और पॉपुलेशन को भी वाइब्रेंट रख के अपना काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो सब, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंसान की नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, बट इंडिया के पास उतना नहीं है। तो हमें उन सबको भी मैनेज करके रखना पड़ेगा। और डिमांड, इंसान की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। अभी तो जो हायर लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग या फिर हायर क्लास लोग, उनकी डिमांड तो पूरी हो रही है, बट लोअर क्लास की नहीं हो रही है। तो एक हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमारे मैक्सिमम पर्सन्स की डिमांड पूरी हो। जैसे कि अब इंडिया में पहले बायोटेक या रोबोटिक्स या एआई का इतना स्कोप नहीं था, बट धीमे धीमे ये सब प्रमोट हो रहे हैं। इंडिया की कंपनीज हैं, जैसे इंडिया की खुद बायोटेक कंपनी है और उन्होंने कोवैक्सीन के लिए निकाला है। तो ये सब भी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे के लिए। फ्यूल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया प्रमोट कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सर्जरी वगैरह में, ये सब इंडिया को सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, वो भी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे कि वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, तो वो जो है स्टील प्रोडक्शन पे एम्फेसिस कर रही है कि हम इंडिया में स्टील का इतना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कि हमें बाहर से नीड नहीं पड़ेगी और हम बाहर वालों को भी दे सके। और आईआईटी जो है, जैसे आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, जब उनकी जॉब लग जाती है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो एम्फेसिस अब ये भी किया जा रहा है कि आईआईटी के जो डोमेस्टिक इंजीनियर्स है वो यहीं पे रहें, यहाँ स्टार्टअप्स रखें और इंडिया के प्रमोट करें आगे। एम्स हम लोग को मेडिकल साइंस में बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। वहाँ पे नए नए मतलब रिसर्च करी जा रही है, रोबोटिक सर्जरी वगैरह परफॉर्म करी जा रही है, जिससे कि हमें दूसरे नेशंस की हेल्प ना लेनी पड़े। डीआरडीओ डिफेंस में, जैसे अभी राफेल हम लोगों ने मंगाया फ्रांस से, कोई नहीं,
बट DRDO ये कोशिश कर रहा है कि उसको डिफेंस की मैक्सिमम चीजें अपने आप बनाने को मिले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एविएशन में प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे इंडियन कंपनीज भी हैं जो धीमे धीमे इंडिया को सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए प्रमोट कर रही हैं। तो बस थोड़ा सा हम लोगों को ये करना है कि एक चीज कर सकते हैं, बी इंडियन बाय इंडियन। जैसे कि पेंडेमिक में हमने इम्पोर्टेंस देखी है लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, लोकल सप्लाई चेन की, लोकल मार्केट की, तो हमें धीमे धीमे अब इसी को प्रमोट करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड्स। थैंक यू सर। थैंक यू स्वाति। सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। नहीं अभी नहीं प्रियांशु, सबका पहले एक बार हम लोग अभी पॉइंट ले लें, सेकंड राउंड में फिर सब लोग बात करेंगे दोबारा। यस सर। यस सर। यस, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? यस सर यू वांटेड टू से समथिंग? पार्डन? सर अभी तक हम भी नहीं बोल पाए हैं। नहीं आपका हो गया है, आपने भी नहीं बोला प्रियांशु? नहीं सर मैंने नहीं बोला, मेरा बैटरी ऑफ हो गया था तो चार्ज लगाने चला गया। ओके यस प्रियांशु, यस हाँ ठीक है बोलिए। तो सर काफी लोगों ने काफी अच्छा हर चीज बताया। तो सर पहला जो है इसका मेन पर्पस जो मोदी जी ने 12 मई को स्टार्ट किया, तो वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल। सर सिर्फ वोकल फॉर ग्लोबल नहीं था, उसको ग्लोबल भी बनाना है। मतलब हमने जो अपना सेल्फ रिलायंट इंडिया का लिया है एक अभियान, अभी तक क्या था सर, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया 2014 में कैंपेन जब मोदी ने अप्रैल 2014 में उसे स्टार्ट किया, तो कई लोग इसे को रिलेट कर रहे हैं कि जैसे वो एक फ्लॉप कैंपेन था मेक इन इंडिया। फ्लॉप नहीं था सर, काफी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे जाकर गवर्नमेंट लेकुनाज की वजह से, कुछ पॉलिसीज के गड़बड़ इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, कमी की वजह से वो थोड़ा धीमे पड़ गया, तो लोग उससे कोरिलेट कर रहे हैं। हाँ कुछ हद तक वो उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, क्योंकि सर मेक इन इंडिया में जो था कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जगह फोकस कर रहे थे। हाउएवर जो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसमें हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर सारे इंक्लूडेड है। और इसमें कभी हम लोग मतलब ये नहीं ध्यान दे रहे कि हमें बाहर से चीजें मंगानी है। मोस्टली हम अपने हर छोटी से छोटी जरूरतों के लिए खुद के ऊपर डिपेंड रहना चाह रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया में। जैसा कि हम लोग देखे सर, करंट जियोपॉलिटिकल चेंजेस, हमारे चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट एंड चाइना के हमारे बाकी नेबर्स के साथ, श्रीलंका और बांग्लादेश, फिर नेपाल एंड पाकिस्तान, सारे को वो मतलब BRI के अंतर्गत लेकर के वहां पे ऐसे प्रोजेक्ट करा रहा है जिससे हमारे पे मतलब उनका इम्पैक्ट बने। एंड सिंस नेबर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी डिप्लोमेसी ऑफ एनी कंट्री, तो ऐसे कंडीशन में जब हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, तो हम किसी के ऊपर, चाइना जैसी कंट्री जिसका हमारे ऊपर काफी इंपोर्ट होता था, काफी प्रोडक्ट हम उसके यहाँ से लाते थे, और इन कंपेरिजन टू दैट हमारा एक्सपोर्ट चाइना में बहुत कम था। तो जब हम सेल्फ रिलायंट होंगे तो उसका क्या है कि जो चाइनीज कंपनियां जो कि आके इंडियन कंपनीज से फाइट करती थी, इवन दाउ वी हैव बेटर क्वालिटीज देन देयर कंपनीज, दे हैड सो चीप कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट वी पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, दैट हाँ वो हमें सस्ता माल प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम उनकी सस्ती चीजें लेंगे, भले ही वो क्वालिटी में हमसे गिरी हुई है। तो ये चीज सेल्फ रिलायंट इंडिया सर हमें उसमें काफी मदद करेगा। इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सर, मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उसे अच्छे से मतलब एक एग्जीक्यूटिव प्लान किया कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे सर किसानों को KCC किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उन्हें हर चीज दिलाना, थोड़ा लोन प्रोवाइड करना, और MSMEs में भी साथ साथ जो लो कॉस्ट बिजनेसमैन, मतलब जो छोटे उद्यमी हैं, मतलब जो ठेला वगैरह, उन्हें भी 10,000 तक के 1.5 लाख तक के लोन फ्री ऑफ, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए देना। और फिर वुमेन जो थी, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 500 रुपए हर वुमेन को 3 महीने के लिए देना, और उन्हें सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देना। तो सर कहीं ना कहीं ये इस पैंडेमिक में ही एक ऐसा अभियान चला जिसके तहत हम लोग खुद पे निर्भर होना सीखे, और इसमें गवर्नमेंट जो है हमें कहीं ना कहीं एक हेल्प दे रही है, सपोर्ट, कि हम थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट लें और फिर खुद को खुद के ऊपर स्टैंड बाय करना सीखें। तो यही सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू प्रियांशु। यस नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। यस सर। सर सेल्फ रिलायंट इंडिया जो कि काफ़ी सिमिलर है हमारे मेक इन इंडिया 2014 के प्रोग्राम से, दोनों ही हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने चलाए थे। सेल्फ रिलायंट इंडिया हमारे एड्रेसेस टू नेशन को जब एड्रेस किया था 12 मई 2020 में, तो उन्होंने कहा था कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें, क्योंकि उस टाइम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था इंडिया का, इवन पूरे वर्ल्ड का, ड्यू टू पैंडेमिक वो भी पूरा शट डाउन हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और अपने नेशन को स्ट्रेंथन करें, और स्ट्रेंथन करके आत्मनिर्भर इंडिया बनाएं, मींस सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इन्होंने कहा था लोकल फॉर आवर लोकल्स
means vocal for our local products means and make them global means हम अपने जो products हैं वो made in India means हम अपने country में बनाएं और उसको global market पे competitive करें means international market पे compete करें जो कि हमें प्राइवेटाइज भी करेगा और ग्लोबलाइज भी करेगा इंडिया के लिए। और सेल्फ रिलायंट ये सिर्फ इसी पे फोकस नहीं करता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और जो हाई बिजनेसमैन हैं और जो फैक्ट्रीज हैं उन्हीं के लिए है। ये सेल्फ रिलायंट एक कॉटेज जो कि अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनके लिए भी है, जिसमें उन्हें हम फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम भी उसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी करी थी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने 1.7 लाख करोड़ का उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था कोविड-19 में इन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए। और सेल्फ रिलायंट अगर हम दूसरे एशियन कंट्रीज की बात करें जैसे सिंगापुर, साउथ कोरियन और चाइनीज जो कंट्री है वो इतनी सेल्फ रिलायंट क्यों है? जस्ट बिकॉज वो अपना जीडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। मींस वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मींस जो लेबर है, अगर सेल्फ रिलायंट की हम बात कर रहे हैं तो लेबर एक मेन पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, उसको स्किल्ड बनाने के लिए और उसको एजुकेट करने के लिए। अगर वो एजुकेट होगा तो उसे टेक्नोलॉजी को यूज करना एंड इवन हाउ टू मेक द टेक्नोलॉजीज उसे अच्छे से आएगा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाते हैं वो लोग। और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत लगाते हैं। तो सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक मेन पार्ट है कि हमें साउथ एशियन कंट्रीज से लेना चाहिए कैसे वो लोग अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाते हैं। और हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, IT मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी कहा है FDI का मतलब ये नहीं है कि हमें फॉरेन में जाके अपनी बिजनेस सेटअप करना है या फिर वहां पे इन्वेस्ट करना है। इट मींस कि हमें FDI को वेलकम करना चाहिए और टेक्नोलॉजीज को वेलकम करना चाहिए जिससे कि सेल्फ रिलायंट बन पाए और ये इकोनॉमी को बूस्टअप करता है। थैंक यू सर। थैंक यू अर्शिता, थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? सबके भी पॉइंट्स आ गए? सर मैं बोलना चाहूँगी। यस प्लीज। सर जैसा कि 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को एड्रेस किया और बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इस कोविड की क्राइसिस को हमें कैसे एक अवसर में बदलना है। उनकी 15 अगस्त की स्पीच सभी ने सुनी थी जो कि 1 hour 26 मिनट की थी। उसमें उन्होंने वो हमेशा नेशन को एड्रेस करते, बट इस बार उनका फोकस था आत्मनिर्भर भारत के लिए, वोकल फॉर द लोकल के लिए और मेड इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। मेड इन इंडिया पहले जो था, जो अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए अब हम काम करेंगे। अपने लिए तो काम करेंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड के लिए भी काम करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि आत्मनिर्भर भारत है क्या, इसका मीनिंग क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम हमारी जो बाहर के विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें बहिष्कार करना है और स्वदेशी चीज़ों को, स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाना है, वरीयता देना, और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि जो प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे उनकी लागत और गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, उसके एकदम समतुल्य हो। इट्स सिंपली मीन्स दैट इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 बड़े ब्रांड दैट इज सैमसंग एंड OnePlus ने प्रोडक्टिव लिंक इंटेंसिव का फायदा लेते हुए कहा है कि वो मैक्सिमम टीवी इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे जो कि लो कॉस्ट होगी और हाई प्रोडक्टिव होगी, जो कि हमारे कंज्यूमर्स को बहुत ही मतलब कि अच्छी लगेगी और वो यहीं से ही सब कुछ खरीदेंगे।
अब बात आती है कि हम आते हैं हम आते हैं अब मेडिकल सेक्टर की तरफ, जिसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा रॉ मटेरियल चाइना से आता था मेडिसिन का। तो हम इस चीज को कैसे, फार्मास्यूटिकल की पूरी चेन को हम कैसे यहीं पे मतलब कि हम खुद ही बनाएं उसे, हम इतने सक्षम हो जाएं कि हमें रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे डिपेंड ना होना पड़े। अभी कोविड की क्राइसिस आई तो सब कुछ लॉकडाउन हो गया। जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल था हमने उसका यूज किया, बस जैसे ही सब कुछ वहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब बंद कर दिया गया तो यहाँ पे शॉर्टेज आने लगी। जब धीरे धीरे शॉर्टेज आने लगी तो हम, ऐसा तो है नहीं कि हम रॉ मटेरियल आएगा नहीं तो हम बैठे रहेंगे। अगर हम वहाँ उस पे चाइना पे डिपेंड रहेंगे तो अगर जब तक कि रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो हम बैठे रहेंगे, हम उस पे काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही एक सबसे पहला स्टेप वही होता है कि रॉ मटेरियल आएगा तब जाके हम सब चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे पेशेंट्स को। तो हमें एक जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन है उसको हमें पूरा आत्मनिर्भर बनाना है। हमें रॉ मटेरियल यहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक सही मीन में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हमें वोकल फॉर द लोकल बनना है। अब इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि एप्पल कंपनी थी। एप्पल कंपनी जो थी वो ग्लोबल नहीं थी, पहले वो भी लोकल थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लोग वोकल हुए इस वजह से उसकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड जब बढ़ी तो वो भी एक ग्लोबल कंपनी के रूप में आ गई। और हमारा आत्मनिर्भर के ऊपर एक पहला कदम तब देखा गया जब हमारे यहाँ पे पीपी किट्स बनाई गई। पहले आप सभी लोगों को पता है कि पीपी किट्स और मास्क, वेंटिलेटर, इन सब चीज़ों का कितना हाई कॉस्ट होता है। तो वो सब कैसे, जब ये सब लॉकडाउन लगा तो हमें खुद ही लगा कि हमें इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आईआईटी रुड़की के साथ एम्स के डॉक्टर्स ने पैचअप किया और उसके साथ मिलके अब हम एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं, लो कॉस्ट वेंटिलेटर तैयार किए गए जिनका नाम रखा गया प्राणवायु। प्राणवायु के तहत हम लोग ने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ये बनाया और उनको हेल्प किया। अब आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया। हालांकि सबने इसकी चर्चा कर दी है और 4L पे इस पे फोकस किया गया है, जिसमें लैंड, लेबर, लॉज और लिक्विडिटी पे फोकस किया जाएगा, ये बताया गया। और ये हमारा रफली 10% ऑफ द जीडीपी है। इसमें 20 लाख करोड़ पैकेज में 1.7 लाख करोड़ हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए गया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2 कंपोनेंट है। दैट इज पहला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एंड सेकेंड वन इज कैश ट्रांसफर, जिसमें डायरेक्टली अकाउंट में कैश जाता है। और इसमें ये भी बताया गया कि बहुत सारे रिफॉर्म किए जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रायोरिटी दी गई है, एग्रीकल्चर में, रेशनल टैक्सेस में, और इसमें ये कहा गया है कि इन सब चीज़ों को सुधारते हुए ये रिफॉर्म जब किए जाएंगे तो वो प्रमोट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे हमारी इंडिया स्ट्रेंथ होगी, मीन्स हमारी इंडिया में स्ट्रेंथ आएगी। और अब बात करते हैं कि कैसे हमारे ये डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री में ये किया गया, अभी हाल ही में आप लोग ने पढ़ा होगा पेपर में कि डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 आइटम्स के इम्पोर्ट को ग्रेजुअली बैन कर दिया। लेकिन क्या ये बैन करना एग्जैक्टली सही था या नहीं? क्या हम घरेलू प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे या नहीं? यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हमने कंप्लीट सिस्टम को तो बैन कर दिया, बट हमने ये इंश्योर नहीं किया कि ये जो उसके अंदर जो सब सिस्टम्स है वो कैसे बनेंगे इंडिया में, क्योंकि वही सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। अगर उसकी फाइनेंशियल वैल्यू देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा है। हमने ये इंश्योर नहीं किया कि हम इस सब सिस्टम्स को कैसे बनाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HAL तेजस है। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ये इसका मैन्युफैक्चरर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आप सभी को पता है कि ये हमारे हिंदुस्तान में बनाया गया है, पर इम्पोर्टेड चीजों से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब इसमें इसका एक आपको बताते हैं कि ये पूरा कैसे बना। IAF की तरफ से कहा गया कि वी नीड टू मैन्युफैक्चर लॉट्स ऑफ तेजस, मीन्स उन्हें एक हाईली डिमांड है 100 तेजस की।
ओवर 4 डिकेड्स हम देख रहे हैं कि हम उसमें बहुत सारा टाइम, मनी, रिसोर्स खत्म कर रहे हैं। पर क्या आज की डेट में ये सवाल उठता है कि आज की डेट में HAL तेजस क्या पूरा इंडिजीनियस है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें जो एयरक्राफ्ट सिस्टम जो उसका है, उसमें अप्रॉक्स 70% चीजें हमारी इम्पोर्टेड चीजों से बनी हुई हैं। राडार जो आता है वो इजराइल से आता है। अब यहाँ हम बिना सोचे प्रोडक्ट्स को हमने बैन तो कर दिया है, पर क्या हम सोच रहे हैं कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को हम जल्दी से जल्दी प्रमोट कर पाएंगे? अब इसके इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमें लगभग 10 to 15 ईयर्स लग जाएंगे। एग्जैक्टली हम लोगों को 10 to 15 ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि हमें इसमें अभी कई सेक्टर्स में टेक्निकल एडवांसमेंट करना होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी खर्चा करना होगा। गवर्नमेंट को उसमें अभी काफी खर्चा करना होगा, तब जाके हम एक तरफ से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ पाएंगे। और ये जो आत्मनिर्भर भारत की जो विचार है, ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से मेल खाता है। उन्होंने गांवों की तरक्की के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिसमें चरखा और खादी भी शामिल था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को कई बड़े बड़े आर्थिक सुधारों के लिए ऐलान किया गया। और आप सभी लोगों को पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ। उसमें भी महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था। तब भी यही कहा गया था कि हमें स्वदेशी चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें स्वदेशी चीजों को अपनाना है। अब आते हैं कि देखिए, जापान जैसी कंट्री जो बहुत ज्यादा पिछड़ी थी, आज वो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में गिनी जाती है। अब ये कैसे बनी, इसमें ये देखिए, जैसे आप शगुन एरा था, वहाँ पे कोई लीगल सिस्टम था, ना कोई फॉरेन पॉलिसी थी, ना कोई डेमोक्रेसी थी, ना कोई प्राइम मिनिस्टर था, ना कोई लीडर था। फिर उसके बाद मेजी एरा आया, वहाँ पे फिर कॉमन एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, वहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट हुई, और फिर उसके बाद वहाँ पे टैक्सेस का कुछ सिस्टम बनाया गया। तो जापान ने अपने मोरल कैरेक्टर और इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है और अपने डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया है। हालांकि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट करा गया बाय द USA, पर उसमें जापान ने ये नहीं कहा कि आप USA का मैं USA की हर चीज का बहिष्कार करें, ये नहीं कहा, बल्कि अपने लोगों को इतना आत्मनिर्भर बना दिया उन्होंने कि हम मतलब कि उन्हें आज अब खरीदने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो मेक फॉर द वर्ल्ड बनाते हैं। तो ये हमें जापान से सीखने की जरूरत है कि जापान ने कैसे एक नीचे स्तर से बढ़ के एक ऊपर स्तर तक ही गए हैं। और अभी मनरेगा में बहुत सारे मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, नीडी वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। कोविड के टाइम पे, जब कोविड के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया। और इसमें एक चीज़ और बताई गई कि सेल्फ रिलायंस के 5 पिलर्स हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को मजबूत कर लेते हैं, तब जाकर हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन पाएंगे। पहला है इकोनॉमी, पहले हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है, जिससे GDP इंक्रीज होगी। छोटी मोटी ग्रोथ ना करते हुए हमें क्वांटम जंप चाहिए। आज की डेट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सिस्टम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है। डेमोग्राफी जो हमारी स्ट्रेंथ है, यूथ जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम कैसे सेल्फ रिलायंट इंडिया में यूज कर सकते हैं। अगर हम उसे एक प्रॉपर वे में यूज कर लें तो हम एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आ सकते हैं। और हमारे देश में डिमांड होनी चाहिए। डिमांड तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। डिमांड होगी तो हम सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई जो होगी वो बूस्ट करेगी हमारी इकोनॉमी को। अब देखिए, जैसे कि चाइना की बात आती है, चाइना की माल हमारा इंडिया में क्यों इतना ज्यादा बिकता है? क्योंकि वो सस्ता होता है। हालांकि उसकी क्वालिटी खराब होती है, बट सस्ता सोच के लोग उसे खरीद लेते हैं। और उसमें स्वदेशी चीज उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाती है, क्योंकि स्वदेशी हालांकि अच्छी है पर वो महंगी है, इस वजह से लोग उसे नहीं खरीद पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आत्मनिर्भर भारत। थैंक यू। थैंक यू अनामिका। सर, आई वुड लाइक टू आंसर 2 क्वेश्चंस ऑफ अनामिका दी। रुक जाइए प्रियांशु, आप आंसर करिएगा। थोड़ा सा
अभी और किसी का बाकी है, जरा जान लें हम सब लोग। और किसी को बोलना है? मेरे ख्याल सभी पार्टिसिपेंट्स बोल चुके हैं और टाइम भी हम लोगों का काफ़ी ओवर हो रहा है, तो मुझे थोड़ा क्विक समरी बता देने दीजिए कि क्या हम लोग कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं और कहाँ पर हम लोग क्या ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ज़्यादातर लोगों ने, कुछ एक लोगों को छोड़ करके अपना जो भी बोला है, अपना इस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स एक कोई विषय होता है तो उसका एक क्रम होता है। जैसे आप निबंध लिखते हैं ना, तो निबंध में आप एक सीक्वेंस पे चलते हैं कि ये इसकी ज़रूरत, पहले तो हम ये बात करते हैं कि आखिरकार अचानक इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। गवर्नमेंट तो काफ़ी समय से है, 6 ईयर्स हो रहे हैं, बट अचानक हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। दूसरा फिर हम ले सकते हैं कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कि आत्मनिर्भरता की हम बात पहली बार नहीं कर रहे हैं और ये वर्ल्ड लेवल पर कोई हम ही नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग बात करते हैं इसकी, बट ऐसा हो क्यों नहीं पाता है। जैसे कई लोगों ने बताया कि भाई महात्मा गांधी जी ने उस समय अपने ज़माने में बात कही थी कि हमारा गांव जो है सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। देन आपका जो नेहरू जी का भी यही प्लान था, और इसके बाद जो बाद में सरकारें आई हैं, लगभग सभी सरकार का ये फोकस होता है कि हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम रहे, हम अपने लिए तो बनाएं, साथ में हम एक्सपोर्ट भी करें। तो ये इसका हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। देन हम ये बता सकते हैं कि ये जो नया चला है, ये हम लोगों ने योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की है, इसमें नया क्या है, इसके तहत क्या क्या सरकार करेगी और क्या हम सरकार पब्लिक से अपेक्षा कर रही है। देन हम बात करते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं। कई सारी योजनाएं लागू होती हैं, जैसे कई लोगों ने बताया कि मेक इन इंडिया का ही एक ये थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। तो मेक इन इंडिया में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या हमारे जो अपेक्षित परिणाम थे हम उनको प्राप्त कर सके, या कमी रह गई, हम नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। तो किसी भी टॉपिक पर जब हम बात करते हैं तो एक हम उसका एक क्रम होता है कि जिससे कि टोटलिटी में जो आदमी सुन रहा है उसकी समझ में आए, और लास्ट में आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये एक समराइज आप करते हैं 2 मिनट में कि ये पूरा इशू है, इसका ये चैलेंज है और ये इस पे हो सकता है। पहली बात तो इसके ये एक प्रॉब्लम थी, ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया था। अंजलि ने, मेरे ख्याल से अंजलि ने एक अपना आंसर को काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रखा था, उसको उसने प्रयास किया था कि क्रमबद्ध तरीके से अपने टॉपिक को उन्होंने कवर किया। देन हम बात करते हैं आपका इसका कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में आप लोग अगर देखेंगे, अपना वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे लोगों का जो रेट ऑफ स्पीच है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये माने कि आइडियल स्पीड सपोज करिए 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तो ज़्यादातर लोग 60-70 वर्ड्स पर मिनट बोल रहे हैं। तो कई बार क्या है कि आप बात बहुत अच्छी कह रहे होते हैं, लेकिन इतना तेज़ी से बोल रहे होते हैं कि वो उसका डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ पाता है। और तीसरा क्या है कि जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके फेस पे, वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है। मतलब आप जब किसी बात पे बोलते हैं, जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो थोड़ा आप अपनी बात को और फोर्सफुली रख पाते हैं, राइट। तो ये तो एक जनरल आपके फीडबैक हो गए। जैसे कई लोग तो इसको, जैसे नहीं होता है कि प्राइमरी में किसी बच्चे को काऊ पे निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वो कुछ भी अपना उसको बोलता रहेगा। हम लोगों से अपेक्षा नहीं है कि हम काऊ पे जैसा निबंध लिखें। हम लोग यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं तो बहुत ही प्रिसाइज। आप सोचिए कि अगर 250 शब्दों में आपको कोई आंसर लिखना है किसी इशू पे, तो कैसे आप लिखेंगे? आपको सिर्फ 250 वर्ड्स ही मिलने हैं उस आंसर पे लिखने के लिए, तो आप क्या क्या लिखेंगे? तो हमें कुछ उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ जनरल मेरे ऑब्जर्वेशन थे। दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस लेवल पे अभी हमें देना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरू किया है। तीसरा या चौथा जो है चौथा हम लोगों का ये वो है। ज़्यादातर लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं,
और आप लोग अगर अपना खुद ही वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो देखिए और ये वीडियो देखिए, तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। धीरे धीरे हम लोग ठीक करेंगे। और जैसे कि कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, मैंने देखा, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, किसी ने चैलेंजेस को बड़ा अच्छे से डिफाइन किया था कि भाई जब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर वो डेवलप्ड नहीं होगा तो हम कैसे उसको सेल्फ रिलायंट इंडिया कैसे बना पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आदमी को ही करना है, कोई फैक्ट्री चलाएगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कुछ भी करेगा, तो हम लोग एजुकेशन में अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है कैसे डेवलप होगा? देन हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे किसी ने कोट किया कि हमने मूर्ति बनाई, मंदिर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, तो ये मूर्तियाँ और मंदिर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं काउंट होते हैं, ये टूरिज्म में काउंट होते हैं। तो इस पे भी हम लोगों को थोड़ा अपना क्लैरिटी लानी होगी। देन अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? भाई हमने इतना अच्छा प्लान लॉन्च किया तो हम क्या कर रहे हैं? या जैसे चाइना ने किया तो उन्होंने क्या किया? क्यों वो पूरी दुनिया का जो है सप्लाई चेन मेंटेन कर रहे हैं, सारी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं, हम नहीं भेज पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम लोग पहले प्रयास नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से ज़्यादातर सरकारों का ये प्रयास रहता है कि ज़्यादातर हम प्रोडक्ट्स खुद ही बनाएं और बाहर भेजें, एक्सपोर्ट करें, बट नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भी इशूज़ को हम कवर कर सकते हैं। ये है कि हमें एक जब हम अपना ये तैयारी कर रहे हैं इसका डिबेट का, तो हमें 1 घंटा 2 घंटा बैठ के हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या स्ट्रक्चर दिया है टॉपिक का, क्या क्या पॉइंट शामिल किए हैं और क्या वो ठीक है या हमें उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए तो हम उसको दोबारा ठीक करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअली आप अगर चीज़ों को लेंगे तो जितना चेंज होना चाहिए, जितना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, उतना इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ बेहतर करें। हर बार जब हम इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, डिबेट में पार्टिसिपेट करें, तो हम ये कह सकें कि हाँ, लास्ट टाइम हमने ये कमियां रह गई थी, हमने ये गलती की थी और इस बार हमने उस कमी को दूर कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब हम बैठे तो हम अपने आप से कह सकें कि नहीं, लास्ट टाइम हमने ये कमी छोड़ दी थी, अब इस बार बैठे हैं तो हमने वो कमी ख़त्म कर ली है। तो ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस सबका अच्छा है, सब लोग बेहतर बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो बोल ही नहीं सकते हैं। कई सारे लोग तो बोलने को आप बोल दीजिए तो शायद वो कुछ भी ना बोल पाएँ। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, बट हमें क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करना है, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है हम लोगों को हर दिन, राइट? तभी हम लोग अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग अचीव कर पाएँ, राइट? हाँ, अब अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। यस, किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहता है? हाँ, रुद्रांश, रुद्रांश के बारे में थोड़ा इंडिविजुअल फीडबैक देना चाहूँगा कि रुद्रांश, आप अपना वीडियो अगर देखेंगे तो एक्चुअली कई बार जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं बहुत सारा उनको वर्ड्स में आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या मिसिंग है और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? जैसे अंजलि का था, अंजलि का आप देखिए, आप वीडियो देखेंगे तो इसका फर्स्ट इनका जो वीडियो था और अब का जो वीडियो आप बहुत चेंज पाएंगे और थॉट्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड पाएंगे। अर्शिता ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। अर्शिता ने जो इसका इनका आप प्रेजेंटेशन देखिए तो आपको लगेगा हाँ कॉन्फिडेंस है, जो बात अपनी रखती हैं बड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ रखती हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ठीक लगता है और चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखती हैं। अनामिका ने भी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, मीन्स जो वाइडर चीज़ें इनको शामिल की जानी चाहिए उन्होंने शामिल किया है। बट अगर अनामिका थोड़ा अपना रेट ऑफ स्पीच थोड़ा और रिड्यूस करें तो मुझे लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकता है। जैसे खुशी का था, खुशी ने भी बहुत नए पॉइंट्स रखे, मतलब उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस किया इशू का कि हाँ क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों पर ध्यान हमें रखना चाहिए अगर हम इसको हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस अभियान को, राइट? तो सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे तो और बेहतर करेंगे।
ओके, तो और किसी कुछ पूछना है, एनीथिंग, कुछ बोलना है? सर मेरी कुछ कमियां बताइए हमें। हाँ, आपके बारे में थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि आपका जो रेट ऑफ स्पीच है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब मुझे लगता है कि तकरीबन आपको 30% रिड्यूस करना पड़ेगा अपने रेट ऑफ स्पीच को। दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा कंटेंट पे और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। मतलब कंटेंट को और अगर आप डेप्थ के साथ कवर करेंगे तो और बेहतर आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। देखिए, एक टीवी डिबेट होता है, हम लोगों को टीवी डिबेट की तरह नहीं लेना है कि कोई अपोजिशन में बोला जा रहा है, कोई सपोर्ट में बोले जा रहा है और कुछ या कुछ बोले जा रहा है। हमें फैक्चुअल बात करनी है और कोशिश ये करना है कि उसको पूरा टोटलिटी में कवर करें, राइट ना? कोई एंगल छूट ना पाए, भले उसको हम थोड़ा कवर करें। और अगर उसको हम करंट से रिलेट कर सकें, करंट के कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ फिगर्स के साथ, तो हमारी बात में थोड़ा सा और वजन आता है, राइट ना? राइट। यस। मेरे ख्याल से प्रियांशु, मैंने तुम्हारी बात का जवाब दे दिया है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? सर मैं अनामिका दी के वो 2 क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, आप जवाब मत दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग कवर करेंगे इसको, ऑलरेडी टाइम बहुत ओवर चुका है, राइट? ओके सर। ओके, ओके सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।